अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलमान भाई, सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रेफ्यूजीज़ का बहुत बड़ा एक मसला खड़ा है। आसान लफ्ज़ों में ज़रा ये खोलिएगा, ये मामला दरअसल है क्या? हमने इनको बड़ा अरसा मेहमान के तौर पर रखा, अब ऐसा क्या हुआ है कि हम इन्हें फ़ौरी तौर पर वापस भेजना चाहते हैं? फौरी तौर पे तो नहीं है, इट्स बिन ईयर्स एंड ईयर्स जब इसके ऊपर बात हो रही है। अलबत्ता उसको तेज़ कर दिया बट अभी क्रैकडाउन बहुत तेज़ हो गया वो, लेकिन ये बात बहुत अरसे से चल रही है। इट्स बिन देयर फॉर लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 1980 की दहाई के अंदर जब अफगान जहाज़ चल रहा था और रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आए थे, तो उस वक़्त हमें सपोर्ट करते थे कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे और कुछ बैनुल-अक़वामी मालिक जो बाहर के मालिक हैं, और हमने इनको कुछ कैंप्स के अंदर रखा हुआ था और वहाँ पे इनकी बड़ी अच्छी निगहदाश्त होती थी, इनको फैसिलिटीज़ थी। लेकिन जब वो अचानक 1995 या 96 के अंदर WHO और इस तरह के कुछ और इदारे थे, उन्होंने अचानक वो अपना हाथ खींच लिया और उन्होंने कहा अब ये जाने और आप जाने और देखें इनके साथ क्या करना है। ये बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान के लिए, और तकरीबन कोई 35 लाख लोगों को इस तरह अकोमोडेट करना कैंपों के अंदर, इट वॉज ह्यूमनली किसी भी ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए डेवलपिंग हो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। उस वक्त पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था कि हम इन अफ़गान जो हमारे बहन भाई हैं इनको हम पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में फैलने देंगे और ये अपना ख़ुद कमाएँ ख़ुद खाएँ, पाकिस्तान के ही शहरी अब बन के रहें, और फिर हम देखेंगे कि इनका आगे क्या करना है। फिर उनकी सिविल वॉर शुरू हो गई, उस वजह से वो जा नहीं सके। फिर तालिबान का दौर आ गया, उसमें वो नहीं जा सके क्योंकि उस वक्त भी भारत जंग चल रही थी। फिर 2001 आ गया 9/11 का, फिर जंग शुरू हो गई। तो उसकी वजह से 3 तरह के लोग यहाँ पर आए। एक वो लोग जो कि POR कार्ड यानी प्रॉपर रेफ्यूजीज़ थे, यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए, UNHCR के साथ भी रजिस्टर्ड हुए और वो यहाँ पर आके रहना शुरू हुए। दूसरे वो थे जिनके पास ACC कार्ड था। ACC कार्ड वो था जो कि 2001 के बाद ज़्यादातर जो लोग आए, तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख लोग थे, उनका डाटा अफ़गान गवर्नमेंट के पास मौजूद था। तो उनके साथ एक कार्ड बना के, ACC कार्ड अफ़गान ऐसा कुछ करके नाम था, मुझे अब याद नहीं है, वो उनको प्रोवाइड किया गया था। तो वो दूसरी तरह के लोग थे। और तीसरे वो जो कि इल्लीगल इमिग्रेंट थे, जिनके पास ना वीज़ा था, ना वो रेफ्यूजी कार्ड्स के ऊपर थे, ना वो ACC कार्ड्स के ऊपर थे, या वीज़ा लेकर आए थे लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, उसके बावजूद वो यहीं रह रहे थे। तो पहले फ़ेज़ के अंदर पाकिस्तान ने सबसे पहले, और ये पूरी दुनिया में हर मुल्क करता है, कि उन्होंने उन इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रिपैट्रिएट किया जो कि या डिपोर्ट किया जो कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रह रहे थे। उनके बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके थे, और उसकी वजह से बहुत सी जगहों पे जो पॉलिटिकल नैरेटिव था हमारा, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और हत्ता के ग्राउंड पे भी, वो डिस्टर्ब हो। एक सोशल फैब्रिक आपका, इतनी आवाम हो, 40-45 लाख लोग हों, उसके अंदर से अगर मिसाल के तौर पर उस 40-45 में से 30% भी आपकी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, तो वो पूरा स्विंग वोट बन जाता है ना, राइट? नैरेटिव की दुनिया ही चेंज हो जाती है आजकल, तो है ही मीडिया की दुनिया। तो ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान ने इस चीज़ को सामने रखते हुए फिर ये डिसाइड किया कि इनको वापस भेजा जाए। दूसरा TTP के बहुत सारे जो लोग अभी मिल रहे हैं, जो ज़्यादातर हमले कर रहे हैं, वो अफ़गान शहरी हैं। तो उस वजह से भी रियासत पाकिस्तान ने सोचा कि भाई बेहतर यही है कि इनको वापस भेजा जाए, क्योंकि ये जो अफ़गान आते हैं हमसे लड़ने, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के घरों के अंदर, इन्हीं की हाइड आउट्स के अंदर रहते हैं और फिर उसके बाद हम पे हमले करते हैं। तीसरा ये कि इंटेलिजेंस भी ज़्यादा शेयर होती होगी। ये मैं आपको सिक्योरिटी कंसर्न बता रहा हूँ, राइट और रॉन्ग ये डिबेटेबल है, लेकिन बहरहाल ये सिक्योरिटी कंसर्न है। और फिर चौथी, ख़ुद अफ़गान गवर्नमेंट की हमसे किए हुए वादों की पासदारी ना करना। तो उस वजह से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक गम व गुस्सा मौजूद है, और पाकिस्तान कहता है ठीक है यार, हमने आपको 45-50 साल जितना रखना था रखा है, बहुत अच्छे तरीके से रखा है, और भाइयों के तौर पे हमारा काम भी ये था। लेकिन अब चूँकि आपके लीगली, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑडियंस के लिए, लीगली आप कोई रेफ्यूजी नहीं रह सकते यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि रेफ्यूजी स्टेटस आपको उस वक़्त मिलता है 2-3 मामलात में, कि या तो आपके खित्ते में जंग चल रही हो, तो ज़ाहिर आप उधर रह नहीं सकते, या आपकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत ना लेती हो, तो आप किसी वक्त भी मर सकते हैं वहाँ पे, कोई ट्राइबल फ्यूड है, कुछ है। तो इन 2 ख़ास वजूहात की बिना पे, या ख़ुद रियासत आपके ऊपर क्लैम डाउन कर रही हो। अच्छा, मुझे बताइए, ये मैं कंप्लीट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ना अब आपके पास जंग का मसला है, या आपकी हुकूमत का क्लेम है, ना वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, और आपकी हुकूमत कहती है कि हम आपकी जान माल और हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे, आप वापस आ जाएं, हमने एक वो दी हुई है, आम माफ़ी का ऐलान किया हुआ है। तो जब ये तमाम मामला होते हैं, तो लीगली अब कोई भी रेफ्यूजी के स्टेटस में यहाँ पे नहीं रह सकता। तो क्या आपको लगता है कि अभी अफ़गानिस्तान जो है, उनके हालात इतने मुस्तहकम है कि तकरीबन ये कोई 35 या कोई कहता है 60 लाख ये सारे रेफ्यूजीज़ को वहाँ पे एडजस्ट कर सकें? देखें, टोटल अफ़गानिस्तान की आबादी इस वक्त 4 करोड़ है, ठीक है, टोटल। बाकी कुछ डायस्पोरा में है। उस 4 करोड़ की आबादी, यानी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 2 शहरों के बराबर आबादी बनती है, लाहौर और कराची, ठीक है।
एक आपका पूरा सूबा बलूचिस्तान जो कि आधा है पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे। यानी टोटल बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ 2 करोड़ आबादी है, उसकी 4 करोड़ इतनी है, यानी ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन ज़्यादा आबादी नहीं है बताने का मकसद। यानी पाकिस्तान की 24 करोड़ है और उनकी 4 करोड़ है। और वहाँ पे अभी सेंक्शंस के बावजूद, यानी अभी सेंक्शंस लगी हैं, उसके बावजूद पर वीक यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अमेरिकन जो हैं $40 मिलियन पहुँचाते हैं अफगानिस्तान में। उसके अलावा यूरोपियन बहुत सारी NGOs और INGOs हैं जो कि वहाँ पे पैसे पहुँचा रही हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे ममालिक हैं, कतर है और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि उनके साथ ट्रेड डील्स के अंदर उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं और उनको वैसे भी इमदाद पहुँचा रहे हैं। सो दे हैव एम्पल रिसोर्सेज। ठीक है। अब वो उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू या बैड गवर्नेंस के थ्रू अपने अवाम तक नहीं पहुँचा पा रही, ये उनका मसला है। ये तो हमारा भी मसला है। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली, यानी कि आपको ये कहना है कि वहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि इनको एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ, जैसे पाकिस्तान के पास भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट या गवर्नेंस अच्छी नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाहर की ताकत उसकी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल तो हमारे अपने लोग हैं ना। इसी तरह अफगानिस्तान का मसला है। तो अगर उनकी हुकूमत या उनके लोग नीचे लोगों तक सही तरह चीज़ नहीं पहुँचा पा रहे तो ये उनका मसला है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर है भारत, और अभी इस मामले को भी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान पे बहुत तरह के अजीबोगरीब से इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर उनको इतना ही मसला है तो ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो हैं वो भारत अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलता कि यहाँ पे आ जाए? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि वो उसका सपोर्टर है बहुत बड़ा, वो उसका एक्सप्लॉइटर है बहुत बड़ा। फ़र्क है। ठीक तो है। ये अफगानिस्तान को लगता है वो उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो उसका एक्सप्लॉइटर है बहुत बड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो ईरान को एक्सप्लॉइट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो अरब ममालिक को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की उसने, बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, इसी तरीके से वो अफगानिस्तान को बेवकूफ़ बना रहा है। दुनिया की आंखें खुल गई हैं, अब कब अफगानिस्तान की आंखें खुलती हैं ये वक्त बताएगा। तो ये वैसे क्यों नहीं उधर अपने दरवाजे खोलता कि चले ठीक है, अगर पाकिस्तान अब नहीं रखना चाहता तो कुछ अर्सा के लिए हमारे पास? कभी भी नहीं करेंगे वो लोग, बल्कि उधर जो लोग मौजूद थे उनको उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, उनके साथ उनके स्कॉलरशिप्स इन्होंने कैंसिल कर दिए। बहुत सारे उधर फौजी इनके ट्रेनिंग लेने गए थे पिछले अदवार के, उनको इन्होंने ख्वार करके रख दिया वहाँ पे। तो वाई वुड दे, वो तो उधर जो रह रहे हैं मुसलमान, उनके साथ जो वो कर रहे हैं वो हम सबको नज़र नहीं आता। उनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर रहे हैं, उनकी मसाजिद गिरा रहे हैं, उनके घरों को गिरा, उनके मोहल्लों के मोहल्ले तबाह कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वही काम जो कि इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर, वो कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, तो वो एक और तीसरे मुसलमान मुल्क के लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट करने की बात करेंगे। यही सब बातें हैं। मुझे ये बताएं, 2-3 फेजेज़ में ये लोग पाकिस्तान आते हैं, तो अब तक एक्चुअल तादाद जो है वो गवर्नमेंट के पास भी सही से नहीं है। कोई कहता है 35 लाख, कोई कहता है 60 लाख, कोई कहता है 14 लाख वापस चलेगा। अब तक आपके ख्याल से, क्योंकि आपका केस ही यही है और आप बड़े करीब रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितनी तादाद है ये लोग वापस इधर पाकिस्तान आए थे और अब तक कितने अफगानी जो है वापस जा चुके हैं? जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी तादाद बन गई थी तकरीबन 4 मिलियन प्लस की हो गई थी। 60 लाख ज़रा हम एग्जैजरेट कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 5 मिलियन तक इसलिए पहुँचे। लोग तो 65 भी कहते हैं। हाँ, नहीं इतनी नहीं है, 5 मिलियन तक इसलिए पहुँच जाती है क्योंकि 2021 के बाद जो लोग वहाँ से निकले और उन्होंने बाहर जाना था, 4-4.5 लाख लोग तकरीबन वो बनते हैं, 5 लाख वो लोग आए हैं, तो उनका एक है मामला। उनमें से बहुत से बाहर चले गए, बहुत से लोगों को आपने अभी वापस भेज दिया, कुछ अभी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये इतनी बहरहाल तादाद मौजूद है, यानी कि अंदाज़न ये 4 to 5 मिलियन के दरमियान थे। ठीक है, अभी इसमें से तकरीबन 1 मिलियन प्लस लोग जो है वो वापस जा चुके हैं, और उसमें से भी बहुत से लोग जो है मेरी खबरों के मुताबिक अब प्रॉपर वीज़ा लेके वापस आ चुके हैं फिर इधर आ गए। तो वो इसलिए क्योंकि हमारा कंसर्न डॉक्यूमेंटेशन है, हमारा कंसर्न ये है कि वो रिकॉर्ड पे हो, रेडार पे हो, सिस्टम के अंदर वो कहीं मौजूद हो, तो हमें पता चले कि भाई ये बंदा है। अभी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था, बस एक POR कार्ड था, उस POR कार्ड का भी आधा डाटा UNHCR के पास है, आधा कहीं पता नहीं मौजूद भी है कि नहीं है। तो वो एक किसी भी मुल्क के लिए एक कंसर्न है। दूसरा ये कि जब वो रेडार में आ जाएंगे, सिस्टम में आ जाएंगे, इसका मतलब है दे विल बिकम एलिजिबल फॉर टैक्सेशन। ठीक है, वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे, कोई कुछ आके करें, तो वो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को टैक्स पे करेंगे, तो वो फिर इकोनॉमी में आपके बोझ नहीं है। अभी तो एक अनअकाउंटेड इकोनॉमी चल रही है ना, उस अनअकाउंटेड इकोनॉमी के अंदर स्मगलिंग का माल भी आ रहा है, उसके अंदर ड्रग्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर वेपन्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर हर किस्म की चीज़ हो सकती है, तो वो आपकी इकोनॉमी का पट्टा बिठाने का काम करती है चीज़। तो इस चीज़ को बेसिकली रेगुलराइज करने के लिए वीज़ा रजीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो वीज़ा लेके जो मर्जी 40 के 40 लाख लोग जाएं और वीज़ा लेके वापस आ जाएं, पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, क्योंकि ये दिहाइयों तक पाकिस्तान में रहे हैं, बहुत सारे अफ़गानी ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तानियों में शादी हुई, पाकिस्तानियों की अफ़गानियों में शादी हुई, तो जिनकी ये शादियाँ आपस में हुई हैं, इनके साथ क्या ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमारी रियासत को देखना चाहिए। उनकी गलतियाँ अपनी जगह,
उनकी रियासत जो कुछ कर रही है, जिस किस्म की भी पॉलिसी है, उसकी आप एक सज़ा उन लोगों को मत दें जिनके यहाँ पे घर बार हैं, जिनके बच्चे हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोगों को, मर्दों को या ख़वातीन को मैं जानता हूँ जिनके अब तो बच्चे 18-18 साल के और 19-19 साल के और 20-20 साल के हैं। तो आप अचानक वन फाइन मॉर्निंग उठ के कहते हैं चलो भाई निकलो यहाँ से, तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें थोड़ा सा ये एक लीनियंसी। इससे आपको क्या लगता है कि किस तरह ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? आप उसका डाटा बनाएं, डाटा बनाने के बाद उसका एमिकेबल एक हल निकालें और उस बंदे को कोई ना कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करके दे कि वो आपके रेडार पे, आपके सिस्टम में आ जाए, बंदा या बंदी जो भी है, और उसके ऊपर एक चेक रखें। और दूसरा ये कि बहुत सारी जगहों पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजंस मौजूद हैं कि जो भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है वो यहाँ का सिटीज़न है बाय बर्थ। तो जो अफगान यहाँ पे पैदा हो चुके हैं, थर्ड जनरेशन जो यहाँ पे रह रही है, सेकंड जनरेशन जो यहाँ पे रह रही है, उनके लिए आपको इस तरह के प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म देम इनटू योर ओन सिटीजन एंड मेड देम योर एम्बेसडर्स। पूरी दुनिया में ये काम होता है। मतलब इस वक्त हालांकि पूरी दुनिया में एंटी इमिग्रेंट राइट्स हो रहे हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो रियासतें हैं वो एकदम उठा के इमिग्रेंट्स को बाहर नहीं फेंक देती। वो ये करती हैं कि वो उसको रिजॉल्व करती हैं किसी और तरीके से। तो जो उसमें ट्रबल मेकर्स हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको उठाएं, बाहर फेंकें, या जो लोग नहीं आपके एडहेयर कर रहे डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रोसेस को, उनको भी उठा के बाहर फेंकें। जिनके इस तरह के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, ठीक है, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, हालांकि वो भी एक इशू है बहुत बड़ा, बट एटलीस्ट जिनके फैमिलीज हैं यहाँ पे, उनको आपको थोड़ा सा अकोमोडेट करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए दोनों रियासतों को साइड पे रखते हैं, जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं उनको इस वक्त किस किस मसले का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा मसला तो हमारी पुलिस की जो माशाल्लाह हरकतें होती हैं वो हैं, और उसकी वजह यह है कि वो तो हमारे साथ भी वो ऐसे ही करते हैं। ज़रा सा आपको पता है वो दफ़ा शफा लग जाए तो जड़ा बंदा नज़र आए डबल सवारी थे फड़ लेने ने उन्होंने होता है। तो सेम गोज़ फॉर अफगान एज वेल। तो वो उनको इस वक्त मौका मिला हुआ है, तो वो किसी भी गोरे चिट्टे बंदे को भी जाते हुए देखते हैं तो उसको पकड़े गए तो अफगान है, कार्ड अपना शनाख्ती कार्ड, वो हो जाएगा आपके पास शनाख्ती कार्ड, ठीक है, नहीं होगा तो अंदर ले जाते हैं। इवन पाकिस्तानियों को उन्होंने पकड़ के अंदर डाला है, ठीक है, अनलेस के उसके घर वाले उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है, ये इसका शनाख्ती कार्ड है। एक मसला तो सबसे बड़ा तो पुलिस है, ठीक है। सेकंड वीज़ा, अगर आप उनको भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जाओ उधर और वीज़ा करके आओ, तो एटलीस्ट वीज़ा फिर अलाउ करें ना। आपने वीज़ा अलाउ नहीं किया हुआ, आपने वीज़े के ऊपर बहुत सख्त क्लैम डाउन किया हुआ है। अच्छा, जिसके पास पैसे हैं, एंड प्रॉब्ली दिस विल बिकम कंट्रोवर्शियल ऑन योर चैनल, जिसके पास उधर पैसे हैं, जो डॉलर दे सकते हैं, $1000 या $1500 वो देता है उधर किसी को डॉलर, वो पता नहीं किस तरह वीज़ा लगवा के उसको मिल जाता है और वो बंदा आ जाता है इधर। जिसके पास पैसे नहीं है वो फंस जाता है वहाँ पे। इट मीन्स देयर इज़ अ सर्कल ऑफ करप्शन एज वेल एट वर्क। तो जिसके पास पैसे हैं, तो क्या जिसको आप निकालना चाह रहे थे वो पैसे लगा के वापस नहीं आ सकता? तो यू नीड टू सी टू इट। थर्ड, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमारा थोड़ा सा वीक है, उसको हमें बेहतर करना चाहिए। वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है रेफ्यूजीज़ के लिए। और फोर्थ, चादर चार दीवारी हमारा एक ट्रेडिशन है, कल्चर है। हम पश्तून उधर रवायात हैं, फिर ताजिक हैं, फिर हज़ारा हैं, इन सब के ट्रेडिशनल रवायात हैं ना, और हमारी भी हैं। हम अगर अपने घर में ये पसंद नहीं करते तो हम जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके बड़ों से हमें जो भी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, या उनसे भी इवन हमें जो भी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये मामला तो हम उनके साथ ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप के थ्रू योर चैनल समवन लिसन टू इट, जो अफगान यहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त और जिनके पास वीज़ाज़ हैं, उनको पर फैमिली नहीं, पर अफगान $200 पर मंथ देना पड़ता है अपने वीज़ा को एक्सटेंड कराने के लिए, ठीक है। सो इमेजिन अगर एक कम अज़ कम भी एक फैमिली के अंदर 4 से 5 लोग होते हैं कम अज़ कम भी, तो कितने बच्चे बने? $1000 उसको पर मंथ पे करना पड़ रहा है हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ सिर्फ रहने के लिए, और वो तो कंगला हो जाता है 3-4 महीने में। तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर इधर गलत कामों में पड़ेगा ना, फिर वो ड्रग्स के अंदर जाएगा, वो ड्रग की तरसील करेगा, उसकी बेटियां अल्लाह माफ़ करे किसी ऑब्नॉक्शियस एक्टिविटी में जा सकती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें। अच्छा, बीइंग अ डायरेक्टर पाक अफगान यूथ फोरम, आप बड़े करीब रहे इनके, ये लोग क्या चाहते हैं? ये इनकी क्या कहानी है, इनका मुतालबा क्या है? और जब इनका मुल्क इनको एक्सेप्ट करने को तैयार है, फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, आम माफ़ी का भी ऐलान किया गया है, तो ये लोग वापस क्यों नहीं जाना चाहते? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमने अपनी रियासत की तो पॉलिसियों की बात कर ली। ये लोग इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इनकी रियासत की पॉलिसियाँ इनके हक़ में नहीं है, ना वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
ना वहाँ ख़वातीन को पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटेशन मौजूद है। यानी इतनी ख़वातीन हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, जॉब क्वालिफाइड बच्ची हैं, वो जॉब करना चाहती हैं, ठीक है। आपने वन फाइन मॉर्निंग उठे और आपने सब कुछ बंद कर दिया, तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपने घर में बंद कर दी। हत्ता कि पार्क्स तक में जाने की इजाज़त नहीं है अकेली लड़की को, उसके साथ भी कोई महरम होना चाहिए, या उनके दिन मखसूस हैं कि आप दिन मखसूस हैं तो इस वक्त आप जाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे, फिर जब ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है तो ना मर्द उधर जाना चाहते हैं ना ख़वातीन। फिर एक हैवी हैंडेडनेस है, यानी आप उधर सोशल मीडिया पे कुछ, हमारे यहाँ तो मुझे और आपको कोई भी बात बुरी लगेगी, हम हाफिज़ साहब को भी रगड़ देते हैं, हम शहबाज शरीफ साहब को भी रगड़ देते हैं, हम यानी जमहूरियत के नाम पे हम सब कुछ कर लेते हैं। वहाँ ये नहीं है, वहाँ आप ज़रा सा कुछ करेंगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी एक इन्फोर्स डिसअपीयरेंस वाले केसेस जो है वहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे उधर ग्राउंड के ऊपर मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे नहीं। फिर माल नॉरिशमेंट है, बच्चों की हेल्थ का इशू है, ख़वातीन के हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हेल्थ केयरिंग सिस्टम वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, यानी डिसफंक्शनल है, प्रॉपरली उसका चल नहीं रहा। इसी तरीके से यहाँ पे नहीं है, यानी पाकिस्तान के अंदर उनको आने की उस इजाज़त नहीं मिलती। फिर उनको पता है कि जब हम चले गए तो फिर आना, पाकिस्तान ने भी आजकल सख्ती की हुई है तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। और थर्ड ये कि वो यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में भी नहीं रहना चाहते, बहुत सारे लोग वो आगे जाना चाहते हैं, वो किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं ताकि वो कोई अपनी ज़िंदगी का कोई जर्मनी जाने की ख्वाहिश बेचारे कि वो हम जाएँ बाहर, तो वो उन्होंने भी बिट्रे कर दिया। यानी वो जर्मनी वालों को देखें ना, या ऑस्ट्रेलियंस को देखें, या कैनेडियंस या अमेरिकन को देखें कि आप इनको उठा के ले आए हैं, 20 साल आप इनको इस्तेमाल करते रहे हैं, और अब जब वक्त आया तो आप इनको एक ट्रैश कैन के अंदर डाल के चले गए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ज़्यादा उन ममालिक की है, ठीक है, कि वो इनको अकोमोडेट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, इल्ज़ाम लगता है केपी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर पर कि वो पुश्तपनाही कर रहे हैं रेफ्यूजीज़ की। बहुत सारे लोग कहते हैं ये रेफ्यूजीज़ की माँ है, ये जाना नहीं देना चाहते। तो ये क्या हर्डल्स आ रही है वापस भेजने में, और इसमें केपी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार है, वो क्यों नहीं चाहते? मेरा ख्याल है उनके ऊपर इल्ज़ाम रेफ्यूजीज़ को नहीं, TTP को बैक करने का है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये जो रेफ्यूजी वाली बात है, ये तो अभी रिसेंट जो वाक़यात हुए हैं, वो कहते हैं हमारा कल्चर, हमारी माएँ हैं, मैं नहीं वापस उनका वो तो एक रिसेंट पॉलिटिकल बयानात हैं। अगर इतना ही उनको अपनी माओ बहनों का ख्याल है, अगर मैं इफ़ आई मे बी ब्लंट, अभी पिछले दिनों मेरी टीम गई है बुनेर, जहाँ पे सारा सैलाब और वो सारा कुछ आया, सब तबाही हुई थी। एंड दे टोल्ड मी, ये आपके जो कैमरे के पीछे साहब खड़े हैं ये भी उधर ही थे, तो दे टोल्ड मी कि वहाँ पे लोकल्स ने उनको बताया कि अली अमीन गंडापुर या PTI या ज़िलाई गवर्नमेंट तो कहीं नज़र ही नहीं आई। मतलब अपनों का ख्याल नहीं, अपनों का ख्याल आपको नहीं है, लेकिन उड़ गए हैं वो सारे बेचारे। सो मच सो कि कहते हैं कि 40 लाशें हमारी पड़ी हुई थी, मैयतें पड़ी हुई थी, और इसने कॉन्वॉय ला के तो पूरा रास्ता बंद किया था, हम 40 लाशें लेके बैठे हुए थे, अली अमीन गंडापुर ने। सो इफ़ यू आर सो लॉयल विद योर पीपल, योर कल्चर, योर ट्रेडिशन, फर्स्ट गो टू बुनेर, डू समथिंग अबाउट दैट। So don't take this opportunity to point political elements, point political scoring. तो ये इशू है अली अमीन गंडापुर का और PTI का वहाँ पे, तो वो तो इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं थ्रू एंड थ्रू। ये अफगान गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए और अफगान लोगों को भी समझना चाहिए, जज्बाती तौर पर। दूसरी बात, वो आप इस्तेमाल करते हैं उनको, आप उनको पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर जब बेचारे जब वो पकड़े जाते हैं तो आप पीछे से हट जाते हैं, आप हाथ खड़े कर लेते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर वो डिपोर्ट हो जाते हैं या जेल में चले जाते हैं बेचारे। तो आप तो उनको कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इतने जालिम हैं। आप कौन सी माँ बहनों और चादरों की बात कर रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल एबनॉक्शियस बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जब ये केस चल ही रहा है और अब क्रैकडाउन भी बड़ा तेज़ हो गया, तो आपके ख्याल से ये मामला कब तक सेटल डाउन हो जाएगा, और कब तक ये तमाम रेफ्यूजीज़, या जिस कदर गवर्नमेंट ने अब एक टारगेट सेट कर लिया कितनों को तो वापस भेजने ही है या सबको भेजना है, तो ये कब तक अमल मुकम्मल हो जाएगा? डिपेंड्स। मेरा ख्याल है कि देखें, टाइम लाइन उन्होंने कोई भी नहीं फिक्स की हुई, सो डेडलाइंस बढ़ाते जाते हैं। दैट अगेन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर भी आता है, और वो खुद भी समझते होंगे हाँ यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो टोन इट डाउन। फिर ज़ाहिर है एम्बेसी भी यहाँ पर उनकी मौजूद है अफ़गानिस्तान की, वो भी आके कुछ बात करती होगी फ़ॉरेन ऑफिस में कि भाई आप थोड़ा सा इसको हाथ होला रखें। कुछ वहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को आती होंगी रिक्वेस्ट, तो ज़ाहिर है ये बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चल रही होती है ना, तो उसमें आपका एक एक्सटेंड होता जाता है टाइम पीरियड। लेकिन सिंस इट इज़ बीन डिसाइडेड, सो लेट्स सी कि कितने लोगों को भेजते हैं। मैं अभी भी इस हक़ में हूँ कि एक हाइब्रिड फार्मूला आना चाहिए। हाइब्रिड मींस कि आप उन लोगों को बेशक भेजें जो कि इलीगल हैं, जो कि ऑब्नॉक्शियस हैं, जो एम्बिगस हैं,
जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये इनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हैं, बट उन लोगों के साथ ज़रा थोड़ा सा यानी रहम वाला मामला रखें, जो कि जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, जिनके एसेट्स यहाँ पर है, बिजनेस यहाँ पर, उनको कुछ सिस्टम के अंदर लेकर आएँ। आसान है, आप यहाँ के जो लोकल NGOs हैं, मजहबी NGO स्पेशली, उनको अब इन्वॉल्व करें। उनका तो काम ही है, वो तो रिलीफ और रेस्क्यू और इसके रिहेबिलिटेशन के माहिर हैं, और वो कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दे विल बी समवन जो कि आपके बिहाफ के ऊपर, जो रियासत के बिहाफ के ऊपर आपका ये काम भी आसान कर देंगे।